बोलूं? हाँ, मैं डॉक्टर मनीष साव, सहायक प्राध्यापक राजनीति विज्ञान, शासकीय एमएमआर स्नातकोत्तर महाविद्यालय चांपा। मैं राजनीति विज्ञान में सहायक प्राध्यापक हूँ और आज मैं बीए प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान प्रथम प्रश्न पत्र राजनीतिक सिद्धांत के यूनिट 2 में राज्य और राज्य के तत्व पर कुछ चर्चा विद्यार्थियों से करना चाहूँगा कि राज्य क्या है। कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य शब्द का अपना एक विशिष्ट स्थान है और जो है राज्य राजनीति विज्ञान का केंद्र बिंदु है। जैसा कि गार्नर ने कहा है कि राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य से होता है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि राज्य जो शब्द है उसकी उत्पत्ति अंग्रेजी भाषा के स्टेट शब्द से हुई है। आप सभी जानते हैं कि प्राचीन समय में यूनान में जो पोलिस शब्द था वह नगर राज्यों के लिए उपयोग किया जाता था और जो इसी प्रकार से प्राचीन रोमन दार्शनिकों ने जो शब्द का प्रयोग किया वह सिविटास शब्द का प्रयोग किया और दोनों ही शब्द का जो अर्थ है नगर राज्यों से है। और अपन देखें कि किस प्रकार से राज्य शब्द का पहली बार प्रयोग राजनीति विज्ञान में मैकियावेली ने किया। उन्होंने इसके लिए द स्टेट शब्द का प्रयोग किया और उन्होंने द प्रिंस में 1514 में इस शब्द के प्रयोग किया था। अपन देखें कि एक राज्य के संबंध में बहुत ही भ्रामक धारणा है। जैसे भारतीय संदर्भ में भी अपन देखें कि किस प्रकार से भारत में ही कहा जाता है कि जो भारत में कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो भारत में जैसा कि कहा गया है कि 28 राज्य हैं, जैसे छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है। तो और इसी प्रकार से अपन देखें कि अमेरिकी संविधान में भी कहा गया है कि वहां पे 50 राज्य हैं और भारतीय संविधान के भाग 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है। तो निश्चित रूप से ये राजनीति विज्ञान के दृष्टि से अपन देखें कि ये निश्चित रूप से गलत अर्थ में है, क्योंकि राज्य सिर्फ एक है, भारत। आगे हम चर्चा करेंगे कि ये जो राज्य हैं 28 राज्य शब्द का प्रयोग निश्चित रूप से एक भ्रामक और गलत है। और अपन देखें कि किस प्रकार से राज्य का अर्थ क्या है। कि राज्य का अर्थ अपन देखें तो सबसे पहले इस प्रकार से राजनीति विज्ञान में प्लेटो और अरस्तु ने राज्य को एक नैतिक संस्था माना था और जो अरस्तु हैं उन्होंने राज्य को एक स्वाभाविक संस्था माना था। तो निश्चित रूप से राज्य की उत्पत्ति उन्होंने कहा कि निर्माण के दृष्टि से भले ही बाद में हुआ है, परंतु उपयोगिता की दृष्टि से राज्य सबसे पहले है। इस प्रकार से व्यक्तिवादियों ने राज्य को एक आवश्यक बुराई माना, तो वहीं जो आदर्शवादियों ने राज्य को क्या माना। आदर्शवादियों ने राज्य को कहा कि राज्य धरती पर ईश्वर का रूप है और जो अतिवादियों ने राज्य को एक अनावश्यक बुराई माना है। और इसके साथ साथ जो मार्क्सवादियों ने राज्य को क्या माना, राज्य को एक शोषण का यंत्र माना है। तो अपन देखें कि किस प्रकार से राज्य की परिभाषा के संदर्भ में अपन जाएं तो ये भी 2 रूपों में है। एक तो है कि किस प्रकार से जो प्राचीन परिभाषाएं हैं जिसको प्रस्तुत किया अरस्तु ने, सिसरो ने और बोंदा ने, ऑगस्टाइन ने, और जो वर्तमान और सर्वोत्तम परिभाषा जो दिया है फिल्मोर ने, गिलक्राइस्ट ने और गार्नर ने। तो जैसा कि प्राचीन परिभाषाओं में देखें कि अरस्तु जो सबसे प्राचीन माने जाते हैं कि अरस्तु ने कहा है कि राज्य परिवारों तथा ग्रामों का ऐसा संघ है जिसका उद्देश्य पूर्ण और आत्मसंपन्न जीवन की प्राप्ति है। तो उन्होंने निश्चित रूप से कहा कि राज्य क्या है, राज्य परिवारों तथा ग्रामों का संघ है और जिसका उद्देश्य क्या है, पूर्ण और आत्मसंपन्न जीवन की प्राप्ति है। तो इस प्रकार से और वर्तमान में जो देखें आधुनिकतम परिभाषा दी है किसने, गार्नर ने दी है और इन्हीं की परिभाषा को सर्वश्रेष्ठ परिभाषा माना जाता है। तो गार्नर ने क्या कहा है कि राज्य अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक व्यक्तियों का ऐसा समुदाय है जो किसी प्रदेश के एक निश्चित भूभाग में रहता हो, जो बाह्य नियंत्रण से मुक्त हो,
जिसका एक संगठित शासन हो तथा जिसके आदेशों का पालन नागरिक स्वभावतः करता है। तो इसका अपन देखें किस प्रकार से उन्होंने क्या कहा है कि राज्य क्या है, राज्य अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक व्यक्तियों का एक समुदाय है और जो किसी एक निश्चित भूभाग में रहता है और क्या है, और जो बाह्य नियंत्रण से मुक्त है तथा एक संगठित शासन, जिसमें एक संगठित शासन हो और जिसका आदेशों का पालन नागरिक स्वभावतः करते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो गार्नर की परिभाषा है वर्तमान में राज्य के संदर्भ में सर्वश्रेष्ठ परिभाषा है और उन्होंने राज्य के 4 आवश्यक तत्वों का उल्लेख किया है। पहला है जनसंख्या, दूसरा भूमि, तीसरा सरकार और चौथा संप्रभुता। तो निश्चित रूप से अपन देखें कि ये ही 4 तत्व हैं जो राज्य के लिए आवश्यक हैं। तो पहला तत्व है जनसंख्या। तो निश्चित रूप से जो जनसंख्या है राज्य का पहला और महत्वपूर्ण तत्व है कि किसी भी राज्य के लिए जनसंख्या आवश्यक है, परंतु हाँ एक चीज देखने के लायक है कि जनसंख्या ऐसी हो जो अपने राज्य के नागरिकों का संपूर्ण हो। राज्य न तो बहुत बड़े होने चाहिए और न ही बहुत छोटे होने चाहिए। अपन देखते हैं कि कई विश्व में अनेक बड़े जनसंख्या वाले राज्य हैं, जैसे भारत है, चीन है। चीन तो विश्व में सबसे बड़ी आबादी वाला देश है और इसके साथ साथ जो भारत है दूसरी बड़ी आबादी वाला देश है। परंतु ये जो जनसंख्या है राज्य के लिए जहाँ एक और आवश्यक है, परंतु अत्यधिक जनसंख्या देश के लिए एक समस्या का भी कारण बनता है। भारत में बहुत सारी समस्या है, चाहे गरीबी है, अशिक्षा है, स्वास्थ्य के संबंध में समस्या है, तो या ये जो अन्य सामाजिक कुरीतियां हैं, आतंकवाद है, ये सब का बहुत बड़ा कारण क्या है, जनसंख्या है। तो इस प्रकार से राज्य में अनियंत्रित जनसंख्या भी नहीं होना चाहिए जिससे नागरिकों का संपूर्ण विकास न हो सके। और इसी प्रकार से जो जनसंख्या जो है इतनी कम भी नहीं होनी चाहिए, जैसे वेटिकन सिटी वगैरह हैं जिनकी जनसंख्या 1000 के करीब है, ये जनसंख्या बहुत कम है। ताकि कम जनसंख्या का क्या जो दुष्परिणाम ये है कि उससे अगर हमारे पास नागरिक ही नहीं रहेंगे तो किस प्रकार से हम अपने राज्य के सभी कार्यों को सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो जनसंख्या राज्य का पहला और अनिवार्य तत्व है। दूसरा तत्व है भूमि। एक निश्चित भूभाग राज्य के लिए आवश्यक तत्व है। निश्चित भूभाग से क्या तात्पर्य है कि अपन देखें कि वर्तमान में जैसे भारत का भूभाग है तो लगभग 32 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में भारत है और जो अपन देखें कि इस प्रकार से अन्य देशों में देखें कि जो रूस है जिसका क्षेत्रफल करीब सर्वाधिक है, तो जो क्षेत्रफल है वो भी बहुत ज्यादा और बहुत कम नहीं होना चाहिए। अगर बहुत ज्यादा क्षेत्रफल है तो बहुत सारी समस्याएं आती हैं और इन समस्या के कारण क्या होता है, अपन सुरक्षा सबसे बड़ा तत्व है सुरक्षा। तो सुरक्षा सही ढंग से नहीं हो पाएगा। तो दूसरा जो तत्व है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल भी निश्चित रूप से नागरिकों के अनुरूप ही होना चाहिए, न बहुत बड़ा क्षेत्र होना चाहिए न बहुत कम क्षेत्र होना चाहिए। और जो तीसरा तत्व है वो क्या है, वो है सरकार। तो सरकार निश्चित रूप से हम जानते हैं कि सरकार किसी भी शासन प्रणाली का केंद्र बिंदु है और सरकार से अपन देखें कि सरकार की भी दो विभिन्न प्रकार हैं, जैसे कि संसदीय शासन प्रणाली है, अध्यक्षीय शासन प्रणाली है, एकात्मक शासन प्रणाली है और संघात्मक शासन प्रणाली है। तो देश के विभिन्न देशों के अनुरूप है ना, अब ये विभिन्न प्रकार की ये शासन प्रणालियां कार्य करती हैं। तो अपन देखें इसके साथ साथ जो सरकार है, सरकार के जो 3 अंग हैं जो है व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो व्यवस्थापिका का कार्य क्या है, व्यवस्थापिका का कार्य है कि देश के लिए संविधान का निर्माण करना, नियमों का निर्माण करना, किस प्रकार से देश किस प्रकार से संचालित होगा और कानून व्यवस्था किस प्रकार से संचालित होगा, इसका निर्माण करना है। और दूसरा तत्व क्या है, दूसरा तत्व है कार्यपालिका। कार्यपालिका क्या करता है, व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों का क्या करता है, क्रियान्वयन करता है। और जो तीसरा तत्व है वह है न्यायपालिका। न्यायपालिका क्या है, हो गया। राज्य के तीसरे अनिवार्य तत्व सरकार पे चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार से सरकार
एक आवश्यक तत्व है। तो हमने देखा कि किस प्रकार से सरकार के 3 अंग हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो हमने देखा था कि किस प्रकार से व्यवस्थापिका का कार्य क्या है कि देश के लिए नियम बनाना, कानून बनाना, और दूसरा है जो दूसरा तत्व, जो दूसरा इसका भाग है सरकार का, वो क्या है कार्यपालिका। और कार्यपालिका का कार्य क्या है कि यह क्या करती है कि यह जो संसद है, व्यवस्थापिका है, उसके जो उसने जो नियम बनाए हैं उसका क्रियान्वयन का कार्य कौन करता है? कार्यपालिका करता है। और कार्यपालिका क्या होता है? मंत्री, प्रधान, जैसे भारत में है प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री सहित मंत्रिमंडल के सदस्य, ये कार्यपालिका के सदस्य होते हैं। निश्चित रूप से जो सभी सांसद हैं, जैसे भारत में 545 सांसद हैं, तो ये सभी कार्यपालिका के सदस्य नहीं होते। कार्यपालिका में प्रधानमंत्री सहित जो मंत्री परिषद के सदस्य हैं वही कार्यपालिका के सदस्य हैं। तो अपन देखें कि इसका कार्य निश्चित रूप से संसद द्वारा बनाए गए नियमों का क्रियान्वयन करना। और जो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण अंग है वो क्या है? न्यायपालिका। और न्यायपालिका को जैसा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो सर्वोच्च न्यायालय है ना, अनुच्छेद 32 के तहत क्या कहा है कि ये संविधान की आत्मा है। तो अपन देखें कि किस प्रकार से न्यायपालिका का कार्य है कि जो व्यवस्थापिका द्वारा जो बनाए गए नियम हैं उसको क्रियान्वित करने का कार्य, जैसे जो क्रियान्वित ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको देखने का कार्य क्या है? न्यायपालिका है। तो न्यायपालिका का सबसे महत्वपूर्ण दायित्व है कि जो संसद द्वारा बनाए गए जो नियम हैं वो किस प्रकार से सुचारू रूप से काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। और वर्तमान में हमारी न्यायपालिका काफी जागरूक है और वो समय समय पर जनहित याचिकाओं पर ये करती है, या स्वयं अपने संज्ञान से भी अनेक प्रकार के जो निर्देश या आदेश सरकार को देती है कि ये कार्य करे। तो अपन देखें कि ये तीनों अंग जो हैं सरकार के, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये तीनों अंग सरकार को क्या करते हैं? सुचारू रूप से संचालित करने का दायित्व जो है ये तीनों अंग का है। और जो चौथा अनिवार्य तत्व है, सबसे महत्वपूर्ण जो है, जो राज्य का स्वरूप प्रदान करता है, वह है संप्रभुता। अब अपन देखें कि संप्रभुता क्या चीज है। तो जैसा कि विलोबी ने कहा है कि संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है। इस प्रकार से बोंदा ने कहा है कि संप्रभुता नागरिकों एवं प्रजाजनों पर वह सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानून का कोई नियंत्रण नहीं होता। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि किस प्रकार से संप्रभुता क्या है? नागरिकों एवं प्रजाजनों पर वह सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानून का कोई नियंत्रण नहीं हो सकता। तो संप्रभुता ही अपन देखें कि किस प्रकार से संप्रभुता ही वास्तव में राज्य का स्वरूप प्रदान करते हैं। अन्य जो 3 तत्व हैं, भूमि, जनसंख्या और सरकार, अन्य किसी भी संस्था के तत्व हो सकते हैं, परंतु संप्रभुता ही वह तत्व है जो वास्तव में राज्य का स्वरूप प्रदान करते हैं। अपन संप्रभुता के बारे में देखें कि जाने कि किस प्रकार से संप्रभुता क्या है। तो अपन संप्रभुता देखें कि किस प्रकार से 2 प्रकार के हैं, ये आंतरिक संप्रभुता और बाह्य संप्रभुता। आंतरिक संप्रभुता से क्या है कि जो भी राज्य हैं वो आंतरिक मामलों में स्वतंत्र हैं। जैसा कि भारत है, भारत अपने आंतरिक मामलों में किस प्रकार से नियम बनाएगा, किस प्रकार से एक लोक कल्याणकारी राज्य के लिए तथा अपने नागरिकों के लिए क्या नियम बनाते हैं जिससे नागरिकों का अधिकतम कल्याण हो सके, तो इस मामले में स्वतंत्र है। इसे अन्य देशों के से सलाह लेने की जरूरत नहीं है। अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी इत्यादि से पूछने की जरूरत नहीं है कि हम अपने नागरिकों के लिए क्या नियम बनाएं। तो हम निश्चित रूप से आंतरिक मामले में स्वतंत्र हैं। तो ये हुई क्या है? आंतरिक संप्रभुता। और दूसरा तत्व है बाह्य संप्रभुता। तो बाह्य संप्रभुता से तात्पर्य क्या है कि बाह्य स्वतंत्रता वह स्वतंत्र संप्रभुता है जिसमें कोई देश विदेश नीति के मामले में या बाह्य मामले में किस प्रकार से नियम बनाता है या संबंध रखता है, वह स्वतंत्र है। जैसे भारत है, भारत को अगर अमेरिका से किस प्रकार से संबंध रखना है,
चीन से किस प्रकार से रखना है, अन्य विकसित देशों के साथ किस प्रकार से संबंध रखना है, विकासशील देशों के साथ किस प्रकार से संबंध रखना है, पड़ोसियों के साथ किस प्रकार से संबंध रखना है। तो ये हम स्वतंत्र हैं नियम बनाने में, और कोई हम पे दबाव नहीं डाल सकता। तो इस प्रकार से बाह्य स्वतंत्रता भी काफी, संप्रभुता भी काफी महत्वपूर्ण है। तो ये आंतरिक संप्रभुता और बाह्य संप्रभुता, ये दोनों तत्व संप्रभुता के महत्वपूर्ण स्वरूप हैं। तो अपन देखें कि संप्रभुता ही वह तत्व है, अंतिम में कह सकते हैं कि जो वाकई में राज्य को राज्य का स्वरूप प्रदान करने में जो अहम भूमिका है वह है संप्रभुता की। और इसीलिए कहा गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य नहीं है। अब सबसे महत्वपूर्ण, अभी तक आप लोग को बहुत कंफ्यूजन रहा होगा कि छत्तीसगढ़ राज्य है, और भारतीय संविधान में भी कहा गया है कि भाग 1 में जैसा कहा गया है कि जो संघों का क्या है, समूह, ये है भारतीय राज्यों का समूह है अनुच्छेद 1 में। तो निश्चित रूप से आप जो जानते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य इसलिए अब नहीं है क्योंकि छत्तीसगढ़ में संप्रभुता निहित नहीं है। छत्तीसगढ़ में संप्रभुता निहित नहीं है। भले ही जनसंख्या है, भूमि है, सरकार है, 3 तत्व हैं, परंतु चौथा तत्व संप्रभुता छत्तीसगढ़ में निहित नहीं है। तो संप्रभुता कहाँ पे निहित है? देश की जनता में निहित है, देश के संविधान में निहित है। तो इसलिए छत्तीसगढ़ क्या है? छत्तीसगढ़ राज्य नहीं है, बल्कि छत्तीसगढ़ क्या है? एक प्रदेश है, एक अंग है, परंतु हम छत्तीसगढ़ को राज्य नहीं कह सकते। तो राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों से मैं यही अपेक्षा करता हूं कि भविष्य में वे जो भारत के 28 प्रदेश हैं उन्हें प्रदेश ही कहें, ना कि देश कहें। तो निश्चित रूप से आज आप लोग को काफी महत्वपूर्ण जो जानकारी मिली है वो ये है कि राज्य क्या है और प्रदेश क्या है। तो इसमें आप निश्चित रूप से अंतर समझ गए होंगे, और मैं उम्मीद करता हूं कि भविष्य में एक जो राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी है वो कभी भी राज्य नहीं कहेगा प्रदेशों को, है ना। तो धन्यवाद।